ये किस्सा स्वतंत्रता से बहुत पहले का है, लेकिन वीरता और स्वाभिमान का ये एक ऐसा किस्सा है जो हमेशा के लिए अमर हो गया। ये किस्सा है दो लड़कियों के देश प्रेम का, जिसे सुनकर हर कोई यही कहेगा, धन्य है वे माताएं जिन्होंने ऐसी बेटियों को जन्म दिया। वीर बलिदानी के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। संयुक्त बंगाल का एक जिला कोमिल्ला, इसी कोमिल्ला के जिला अधिकारी थे मिस्टर स्टीवेंस, एक बेहद क्रूर अंग्रेज अधिकारी जो क्रांतिकारियों को अलग अलग तरह से पीड़ा देने और मौत के तरीके अपनाता था। 14 दिसंबर 1931 का दिन, दो लड़कियां थी, एक सुनीति और दूसरी शांति। दोनों इस अंग्रेज अधिकारी से मिलने पहुंची। जैसे ही अंग्रेज अधिकारी स्टीवेंस सामने आया, सुनीति ने जोर से भारत माता की जय कहते हुए रिवॉल्वर निकालकर और पहली ही गोली से स्टीवेंस को यमलोक पहुंचा दिया। इसके बाद वहां हुई भगदड़ और शोर में दोनों लड़कियां पकड़ी गई और उन्हें अत्यंत निर्दयतापूर्वक पीटा गया। पर वाह रे भारत माता की वीरांगनाएं, दोनों युवतियों के मुंह से एक बार भी उफ तक न निकला। आप सोच रहे होंगे, कौन थी ये भारत माता की महान बहादुर बेटियां सुनीति और शांति? दरअसल ये किस्सा कुछ यूं है कि कोमिल्ला के फैजन्नुसा गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधानाचार्य थी कल्याणी देवी। वे सुभाष चंद्र बोस के गुरु वेणी माधव दास की पुत्री थी। उनकी छोटी बहन वीणा दास बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन के वध के अपराध में 13 वर्ष का कारावास भोग रही थी। कल्याणी देवी बड़े प्रखर विचारों की थी तथा छात्राओं के मन में भी स्वाधीनता की आग जलाती रहती थी। उन दिनों क्रूर जिलाधीश स्टीवेंस के अत्याचारों से पूरा जिला थर्रा रहा था। उसकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध होने के कारण कोई भी स्टीवेंस से सीधा नहीं मिल सकता था। कल्याणी देवी एक दिन कक्षा 8 की छात्रा शांति घोष एवं सुनीति चौधरी को अपने पास बुलाया। ये दोनों बहुत साहसी तथा बुद्धिमान थी। इन तीनों ने मिलकर स्टीवेंस को मारने की पूरी योजना बनाई। अब योजना के अनुसार 14 दिसंबर 1931 को शांति और सुनीति अपने विद्यालय की वेशभूषा में ही स्टीवेंस के घर पहुंच गई। दोनों ने अपने कपड़ों में भरी हुई पिस्तौल छिपा रखी थी। द्वार पर तैनात संतरी के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय की ओर से 3 मील की तैराकी प्रतियोगिता हो रही है, इसमें हमें जिलाधीश महोदय का सहयोग चाहिए। उन्होंने जिलाधीश महोदय के लिए एक प्रार्थना पत्र भी उसे दिया। संतरी ने उन्हें रोका और अंदर जाकर वह पत्र स्टीवेंस को दे दिया। स्टीवेंस ने उन्हें मिलने की अनुमति दे दी। उनके बस्तों की तो ठीक से तलाशी हुई, पर लड़की होने के कारण उनके शरीर की तलाशी नहीं ली गई। अंदर जाकर दोनों ने जिलाधीश का अभिवादन कर उनसे यह आदेश करने को कहा कि तैराकी प्रतियोगिता के समय नाव, स्टीमर, मोटरबोट्स आदि नदी से न निकलें, जिससे प्रतियोगिता ठीक से संपन्न हो जाए। स्टीवेंस ने कहा कि प्रार्थना पत्र पर तुम्हारे विद्यालय की प्रधानाचार्य जी के हस्ताक्षर नहीं हैं। पहले उनसे अग्रसारित करा लाओ, फिर मैं अनुमति दे दूंगा। शांति और सुनीति मौका देख रही थी। उन्होंने कहा कि आप ये बात कृपया इस पर लिख दें। स्टीवेंस ने कलम उठाई और लिखने लगा। इसी समय दोनों ने अपने कपड़ों में छिपी पिस्तौल निकाली और स्टीवेंस पर गोलियां दाग दी। गोली की आवाज सुनते ही बाहर खड़े संतरी और कार्यालय में बैठे लिपिक आदि अंदर दौड़े, पर तब तक तो स्टीवेंस का काम तमाम हो चुका था। सब ने मिलकर दोनों बालिकाओं को पकड़ लिया। सब लोग डर से कांप रहे थे, पर शांति और सुनीति अपने लक्ष्य की सफलता पर प्रसन्न थी। दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शांति उस समय 14 वर्ष तथा सुनीति केवल 14.5 वर्ष की थी। अवयस्क होने के कारण उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती थी, अतः उन्हें आजीवन काले पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। इस प्रकार दोनों वीर बालिकाओं ने
अपनी युवावस्था के सपनों की बलि देकर क्रांतिवीरों से हो रहे अपमान का बदला लिया। दोनों वीरांगना गिरफ्तार कर ली गई। मुख्य आरोपी थी सुनीति, लेकिन सवाल था कि आखिर 14.5 वर्ष की सुनीति के मन में क्रांति की यह ज्वाला कैसे धधकी। असल में सुनीति जब स्कूल जाने वाली छोटी सी बच्ची ही थी, तब तक उनके 2 बड़े भाई क्रांतिकारी गतिविधियों में पूरी तरह कूद चुके थे। घर में क्रांति के गीत बजते तो छोटी सी सुनीति का मन भी देश की आज़ादी के लिए मचलने लगा। अपने घर और आसपास के राजनीतिक माहौल और घटनाओं को देखती, इन सभी को अपने अंदर उतारती रही सुनीति अपने स्कूल की साथी छात्राओं की सामाजिक कार्य करने वाले समूह की कैप्टन थी और इस नाते विभिन्न गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। उनके प्रभावी व्यक्तित्व, कुशल नेतृत्व और उत्कट देश प्रेम ने उनके जिले के कई क्रांतिकारी नेताओं का उनकी ओर आकृष्ट किया। शीघ्र ही उन्हें उन युवाओं के दल में चुन लिया गया जिसे आज़ादी की लड़ाई के लिए पास के पहाड़ी इलाकों में अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाना तय किया गया। अपने इस प्रशिक्षण के तुरंत बाद उन्हें उनकी सहपाठी शांति घोष के साथ एक अभियान के लिए चुन लिया गया, जबकि इसके पहले तक लड़कियां क्रांतिकारी गतिविधियों में पर्दे के पीछे ही कार्य करती थी। पर अब यह तय किया गया कि कुछ अभियानों में उन्हें भेजना अधिक उपयोगी होगा। ये अभियान था 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिए गए अमर बलिदानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मृत्यु का बदला लेना। खैर, बदला ले लिया गया था। नाबालिग होने के कारण उन पर मुकदमा चलाया गया, पर जेल और कोर्ट में उनकी मुस्कुराहट, शांत चित्तता और धीरता से ऐसा शायद ही कोई रहा हो जो प्रभावित न हुआ हो। उनको हमेशा खिलखिलाते और क्रांति के गीत गाते देख कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दोनों युवतियां शायद अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रही हैं। सुनीति और शांति ने एक बलिदानी की तरह की मृत्यु का स्वप्न देखा था, पर उनकी मात्र 14 वर्ष आयु होने के कारण उन्हें आजन्म कारावास की सजा ही सुनाई गई। उन्हें फांसी न दिला पाने से खिसियाई सरकार ने उनके जेल जीवन को जितना अधिक संभव हो सकता था उतना क्रूर और असहनीय बनाने का प्रयास किया। उन्हें तीसरी श्रेणी का कैदी करार देते हुए जेल प्रशासन ने उन्हें बाकी सभी राजनीतिक कैदियों से अलग रखने की व्यवस्था की ताकि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सके। उनके वृद्ध पिता की पेंशन रोक दी गई। उनके दोनों बड़े भाइयों को बिना किसी मुकदमे के ही जेल में डाल दिया गया और स्थिति यहां तक आ गई कि बरसों उनका परिवार भूखमरी की कगार पर रहा। हालात यहां तक पहुंच गए कि उनका छोटा भाई कुपोषण का शिकार हो अकाल मृत्यु का शिकार हो गया, पर इनमें से कुछ भी सुनीति के फौलादी हौसलों को डिगा नहीं पाया। 7 वर्ष जेल में रहने के बाद सुनीति को अन्य कई राजनीतिक कैदियों के साथ जेल से जल्द मुक्ति मिल गई और बाहर आकर उन्होंने फिर से अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करना प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और कठिन परिश्रम से MBBS की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस करना प्रारंभ किया। 1947 में उन्होंने सुप्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता प्रद्योत कुमार घोष के साथ विवाह कर लिया। मरते दम तक देश की सेवा करने वाली भारत माँ की ये वीरांगना बेटी 1994 में इस नश्वर संसार को छोड़ गई, पर हर उस भारतवासी के हृदय में वे हमेशा जीवित रहेंगी जो जानता है कि ये आज़ादी बिना खड्ग, बिना ढाल नहीं, बल्कि खून बहाकर मिली है, खून बहाकर मिली है।